स्टार्ट करते हैं। अब बात ये आती है कि डिपॉजिट होता क्या है। तो डिपॉजिट कुछ नहीं है, बोरोइंग है। डिपॉजिट क्या है? बोरोइंग। तो सुनो, लेकिन बोरोइंग है पर बड़ा लंबा चौड़ा डेफिनेशन है। एक काम करो तो तुम जल्दी से रूल 2 के अंदर, रूल 2 किसका? कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 2014 का रूल 2 रीड विद सेक्शन 2 क्लॉज 31। एक्चुअली सेक्शन 2 क्लॉज 31 में जब जाओगे ना कि डिपॉजिट का डेफिनेशन खोजने, तो नहीं देगा, बोलेगा आप चले जाइए रूल में। और ये रूल का डेफिनेशन पूरे कंपनी लॉ में सबसे लंबा डेफिनेशन इसी का, डिपॉजिट का। मुझे लग रहा है डेफिनेशन बताते बताते आज क्लास खत्म हो जाएगा। आप जरा देखिए 2 पेज का, देखिए अगला पेज में 2 पेज से भी ज्यादा, हाँ मतलब सब मिला जुला के 2 पेज हो जाएगा। यस, है ना 2 पेज, है ना। अच्छा नंबरिंग जरा देखो तो, नंबरिंग सही है क्लॉज का? 18 है या कुछ नंबरिंग गलत हो गया? देखो तो, नहीं 1 2 3 पूरा पढ़ना। कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, बीच का कोई नंबर छूट जाता है। नंबर एकदम क्लियर है, नंबर देख लो तो 18 है। अब सुनना अच्छे से, 18 पढ़ते पढ़ते बहुत टाइम लग जाएगा आज। पहले आप बस इतना काम करो, इतना पढ़ जाओ बस। पढ़ोगे ठीक है, पढ़ लिया। अब देखिए सबसे पहले इन्होंने बोला डिपॉजिट बोरिंग है, बस इतना बोल के छोड़ दिया। देखिए ना आप, ये देखिए, इससे मैं पूछा सर डिपॉजिट क्या होता है, तो सबसे पहले डिपॉजिट के साथ क्या लगा? इंक्लूड्स, और लिखा है एनी रिसीट ऑफ मनी बाय वे ऑफ डिपॉजिट और लोन और एनी अदर फॉर्म। मतलब यार तुमने सीधा क्या लिख दिया कि बस बोरिंग चाहे जो नाम से करो, चाहे डिपॉजिट के नाम से करो, चाहे लोन के नाम से करो, या चाहे किसी और नाम से करो। तो इसका मतलब डिपॉजिट इंक्लूड्स बोरोइंग है। कंपनी क्या कर रही है? पैसा बोरोइंग कर रही है, चाहे नाम कुछ भी हो, डिपॉजिट का नाम हो, लोन का नाम हो या अदर। इसमें तो ऐसे तो डिबेंचर भी हो जाएगा डिपॉजिट। अरे डिबेंचर के नाम से भी तो बोरोइंग करते हैं। लोन भी क्या हो जाएगा? डिपॉजिट। ऐसे तो हर बोरोइंग क्या हो जाएगा? डिपॉजिट। क्योंकि डिपॉजिट का जो डेफिनेशन है वो क्या लिखा? डिपॉजिट इंक्लूड्स एनी काइंड ऑफ बोरोइंग। अरे एनी काइंड ऑफ, एनी रिसीट ऑफ मनी बाय कंपनी का मतलब क्या है? कंपनी ने मनी प्राप्त किया। कैसे प्राप्त किया? तो भाई सीधा सा बात तो बोरिंग किया, क्योंकि उस मनी के बदले दिया थोड़ी कुछ है। तो इसका मतलब वो सीधा क्या है? बोरिंग। तो आप बोल रहे हैं कि डिपॉजिट इंक्लूड्स बोरिंग बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड। चाहे आप उसको डिपॉजिट के नाम से बोलो, चाहे लोन के नाम से बोलो, चाहे किसी और सिक्योरिटी के नाम से बोलो, लेकिन इसका मतलब नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। इस सबको क्या समझ रहा है? सारे बोरिंग को डिपॉजिट समझ रहा है। कहा था सर सारे बोरिंग अगर डिपॉजिट ही है तो भी डिबेंचर चैप्टर बेकार में ही था, या लोन वाला जो होता है वो बेकार में ही है, बॉन्ड वॉन्ड बेकार में ही है। तो ऐसा नहीं है। इन्होंने फिर नीचे एक नेगेटिव लिस्ट डाल दिया है। नेगेटिव लिस्ट देखिए, सब मिला के 18 नेगेटिव लिस्ट हैं। ये 18 के 18 बोरोइंग है, लेकिन ये डिपॉजिट माने नहीं जाएंगे। तो देखो लिखा ना, बट डज नॉट इंक्लूड। तो ये सब एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट है। ये सब क्या है? ये सब भी डिपॉजिट है। अगर मान लो ये एग्जेम्पशन लिस्ट में फॉल नहीं करते तो शायद ये डिपॉजिट के डेफिनेशन में आ जाते, क्योंकि डिपॉजिट का मतलब तो हर तरीके का बोरिंग है ना। तो क्या ये एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट है? और ये जो लिस्ट है ये एक्सक्लूजन लिस्ट है। बोलो, ये है एक्सक्लूजन लिस्ट कि इन 18 को क्या नहीं माना जाएगा? डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। तो सुनो, अब मैं डिपॉजिट का शॉर्ट डेफिनेशन देता हूं, क्योंकि लॉन्ग डेफिनेशन कहां बोल पाओगे तुम। अगर किसी बच्चे को ओरली कह दिया जाए कि डिपॉजिट का डेफिनेशन बोलो, आप पूरा बोलो, तो कभी नहीं बोल पाएगा। तो सुनिए आप, तो मैं इसका शॉर्ट डेफिनेशन बता दे रहा हूं, जल्दी बताइए। इधर देखिए, इधर देखिए, सेक्शन 2 क्लॉज 31 रीड विद रूल 2। अब अगर पूरा याद ना हो तो रूल 2 भी बोल के छोड़ दोगे तो चलेगा, है ना। रूल 2 यही डेफिनेशन देता है डिपॉजिट का। तो ये बोला डिपॉजिट का मतलब, डिपॉजिट का मतलब यहीं से ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। डिपॉजिट का मतलब एनी काइंड ऑफ बोरोइंग। ये तो सारे बोरोइंग को क्या समझता है? एनी बोरोइंग बाय अ कंपनी, बाय अ कंपनी। ये तो हर बोरोइंग को क्या समझता है कि जैसे वो डिपॉजिट है, प्लस इंपॉर्टेंट ये है कि वो बोरोइंग एक्सक्लूजन लिस्ट में फॉल ना करे, क्योंकि एक्सक्लूजन लिस्ट में अगर फॉल कर गया तो वो डिपॉजिट थोड़ी माना जाएगा। विच डज नॉट, विच
डज नॉट फॉल इन द exclusion list as provided under rule 2 of companies acceptance of deposit rules 2014। मतलब कोई भी ऐसा बोरोइंग जो आपके एक्सक्लूजन लिस्ट में फॉल ना करे, क्योंकि अगर एक्सक्लूजन लिस्ट में फॉल कर गया तो एक्सक्लूड हो गया, तो वो डिपॉजिट थोड़ी माना जाएगा। तो इसका मतलब ये जो 18 है, ये सब मिला कितने गिना तुमने? पक्का 18 गिना ना। अगर ये 18 में फॉल कर गया तो वो डिपॉजिट माना नहीं जाए। लेकिन 18 को छोड़ के कोई 19वां है और अगर बोरोइंग है तो दैट विल बी द डिपॉजिट। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब डिपॉजिट में 18 मोड को लिया नहीं। इसका मतलब आप अगर डिपॉजिट के डेफिनेशन से बचना चाहते हैं तो आप वो 18 में कहीं ना कहीं फॉल होने चाहिए। अगर उस 18 में फॉल कर गए तो फिर आपके ऊपर ये 73, 76 और ये जो रूल है ये अप्लाई होगा नहीं। बात समझ में आ गई? और जो तुम लोग के दिमाग में आ रहा है ना, लोन, डिबेंचर, ये सब 18 में, मतलब इसको डिपॉजिट की डेफिनेशन से बाहर किया हुआ है, तभी तो उस पर अलग से चैप्टर बना हुआ। तो जितना भी तुम्हारे दिमाग में आया था ना, वो सब तुम्हारा कहां पे फॉल कर जाएगा? इस 18 में। तो इस 18 को छोड़ के अगर 19वां बोरोइंग है तो दैट विल बी द डिपॉजिट, लेकिन इस 18 तक वो मतलब डिपॉजिट नहीं। समझ में आया? उतार लो। तो इस शॉर्ट फॉर्म में तुम ये डेफिनेशन दे सकते हो कि डिपॉजिट इंक्लूड्स एनी बोरोइंग मेड बाय अ कंपनी, एनी बोरोइंग मेड बाय अ कंपनी विच डज नॉट फॉल, सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो कहां फॉल नहीं होना चाहिए? एक्सक्लूजन लिस्ट में फॉल होना नहीं चाहिए। और एक्सक्लूजन लिस्ट कहां मिला आपको? रूल 2 ऑफ कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 2014। D2H वाले बच्चे बोलते रहेंगे, कुछ ना कुछ लिखते रहेंगे, जिससे मुझे पता चले कि पढ़ रहे हैं और सुन पा रहे हैं। मुझे लगता है स्पीकर उस साइड घुमा दिया ना, इस वजह से भी ये सब हो रहा है। स्पीकर देख रहे हो उल्टा साइड में, दीवार से टकरा रहा आवाज, उससे भी इको होता है क्या? दीवार से टकराने से? ये इधर होना चाहिए था, नॉर्मल फ्रंट होना चाहिए था, ऐसे यहाँ पे। कभी कभी वो लोग ऐसे कहते हैं कि दो तरफ लगाइए, दोनों आवाज टकराता है, ऐसे करके भी कुछ होता है। इसका कोई सिस्टम होता है। अभी मैं देखता हूँ क्लास खत्म हो उसके बाद कहाँ इसको स्कोप ही कहाँ मिलता है इस ऑडिटोरियम को कुछ कर पाए। सिर्फ रात में तो मिलता है, दिन भर तो चलता ही रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो अभी हमें पढ़ना अब 18 एक्सक्लूजन लिस्ट। ये 18 पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा। और आप जानते हैं 18 में बार बार क्यों बोल रहा हूं? नहीं समझ में आया अभी तक? तो इसका मतलब तुम मुझे जानते नहीं हो। 18 बार बार क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि 18 बच्चे खड़े होंगे बाद में और एक एक करके मुझे एक्सक्लूजन लिस्ट बताएंगे। ठीक है, तो इसके लिए रहिएगा तैयार, है ना? मैं पूछने वाला हूं। चलिए शुरू करें। चलो अब देखो, सबसे पहला मैंने नहीं शॉर्ट हेडिंग खुद लिखा है, ये रूल में थोड़ी आया होगा। रूल तो आप जानते हो सीधा साधा लिखता है, तो ये मैंने अपने मन से बना दिया। अगर आप इसको और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बनाना चाहें तो आप भी बना सकते हैं। पहले अंदर पढ़ते हैं। ये तो ऊपर से पता चल गया शॉर्ट हेडिंग जो मैंने बनाया कि गवर्नमेंट से जो भी पैसा मिले वो डिपॉजिट नहीं। आइए अब टिक लगाते जाना, तुम लोग के लिए टिक लगाना बहुत जरूरी है। कीवर्ड्स आर द की टू सक्सेस। कोई भी अमाउंट आपको कहां से मिला, तुम लोग बोलते चलो यार, याद तुम करोगे मैं करूंगा, या स्टेट गवर्नमेंट, या सुनिए 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 पहले, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने आपको डायरेक्टली पैसा दिया या इनडायरेक्टली पैसा दिया। इनडायरेक्टली कैसे पैसा दिया कि मालूम चला खुद पैसा नहीं दिया, किसी और से दिलवा दिया, पर गारंटर कौन बना? सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो चाहे डायरेक्ट लोन या इनडायरेक्ट लोन, सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला, स्टेट गवर्नमेंट से मिला, लोकल अथॉरिटी से मिला, स्टैच्यूटरी अथॉरिटी से मिला, सब मिला के 4, 1 2 3 4 बोलो।
सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, डायरेक्ट लोन मिला या इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब गारंटी। जब कोई गारंटी देता है तो इसका मतलब वो लोन ही दे रहा है, वो अलग बात, वो आपको अपने हाथ से लोन ना देके किसी से लोन दिलवा रहा है। अगला, अमाउंट फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट। आपको पैसा मिला फॉरेन गवर्नमेंट से या फॉरेन और इंटरनेशनल बैंक से या मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, फॉरेन गवर्नमेंट ओन डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, फॉरेन एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी से। कितने हो गए इसमें? 1 2 3 4 5। इन सब से जो पैसा मिलेगा ये भी डिपॉजिट माना नहीं जाएगा। ठीक है, एकदम याद रखना। ठीक है, अभी पूछने वाला हूं, सब अपना अपना चुन लो कि कौन क्या बोलने वाला है, पर वो फायदा थोड़ी होगा। मैं तो क्या पता जो तुम चुने हो कोई और बोल दे। अच्छा, आ गया लोन। जो तुम लोग लोन को भी समझ रहे थे क्या एग्जैक्टली कि भाई ये डिपॉजिट हो जाएगा, पर अब ये डिपॉजिट होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक्सक्लूजन लिस्ट में लोन या फैसिलिटी, फैसिलिटी मतलब वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी, सुना ना? कभी कभी बैंक लोन नहीं देता, आपको क्या देता है? वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी। जरूरत के हिसाब से पैसा निकालो, वापस डाल दो। सीसी अकाउंट, कैश क्रेडिट अकाउंट सुना होगा। ठीक है, किससे मिला भाई? किसी बैंक से मिला, एसबीआई से मिला। मतलब एसबीआई तो अपने आप को ऐसा दिखाता है कि वो बैंक में नहीं गिनती में आता, अलग ही गिनती में आता है। ये कुछ ज्यादा बैंक का सरकारी दमाद नहीं हो गया ये। अब बैंकिंग कंपनी जब लिखा हुआ तो एसबीआई को अलग से लिखने की क्या जरूरत था? अगला, या बैंक्स के सब्सिडरी, है ना? अरे बैंक्स के नहीं, मतलब एसबीआई के सब्सिडरी, मतलब एसबीआई अलग ही है। एसबीआई के बहुत सब्सिडरी से बाद में मर्ज किया है, एसबीआई के बहुत सब्सिडरी से। या कोई और बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जिसको नोटिफाई करे कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बैंक से अगर लोन लोगे तो दैट विल ऑल्सो बी एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट। ठीक है, अगला, पीएफआई से लोन लिए हो। कहां से लोन लिए हो? पीएफआई। पीएफआई का नाम सुना है? अरे टाइप्स ऑफ कंपनी चैप्टर में पीएफआई का डेफिनेशन था, और याद होगा इसमें एलआईसी और आईडीबीआई, यूटीआई, ये सब का नाम था, आईसीआईसीआई, है ना? अगला, ठीक है, देखो लिखा हुआ नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी लो और इंश्योरेंस कंपनी भी लो, जैसे एलआईसी, जीआईसी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है कॉमर्शियल पेपर। अब तुम लोग कॉमर्शियल पेपर नहीं मालूम है, ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। मॉड्यूल सेकंड में जाओगे तब पता चलेगा, है ना? देखिए कंपनी क्या करती है, क्या बेचती है मार्केट में? कॉमर्शियल पेपर या अदर इंस्ट्रूमेंट, है ना? जो किसके गाइडलाइन से लेके आ रही है? आरबीआई। चूंकि मनी मार्केट का रेगुलेटर आरबीआई है, ये मनी मार्केट है, कैपिटल मार्केट नहीं है ये। शेयर वेयर का जो मार्केट होता है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल मार्केट। मॉड्यूल सेकंड में आओगे जब पढ़ाऊंगा ना सिक्योरिटी लॉ, तो वहां बताऊंगा ये कौन सा मार्केट है, मनी मार्केट। मनी मार्केट का रेगुलेटर आरबीआई है। कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इससे याद आया कल स्टॉक एक्सचेंज चैप्टर में स्टार्ट कर रहा हूं मॉड्यूल सेकंड में। देखा होगा आपने, एडवर्टीजमेंट होना स्टार्ट हो गया उसका। वो बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत शानदार, लेकिन उसका एक चैप्टर लाइव होगा, तो लाइव का लिंक तुम लोग को भेज दूंगा। थोड़ा सा उसको 1-1.5 घंटे का वो देख लेना, तुमको थोड़ा स्टॉक एक्सचेंज का हल्का सा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा। बाकी तो वहां तो सेंसेक्स निफ्टी सब पढ़ाना है मुझे। सेंसेक्स निफ्टी, फ्यूचर मार्केट, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, वहां तो उनको बहुत कुछ पढ़ना है ना? डेरिवेटिव सुना होगा, है ना? लेकिन आप लोग क्या करना, फर्स्ट क्लास पढ़ना, उसमें स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है ये बताने वाला। ऐसे ही देख लेना जब टाइम मिले। चलिए, इंटर कॉर्पोरेट लोन क्या है ये? इंटर कॉर्पोरेट लोन। इंटर कॉर्पोरेट लोन सेक्शन 186 से गवर्न होता है। तो जब 186 से गवर्न हो ही रहा है तो फिर ये सेक्शन लगाने की क्या जरूरत है? नहीं समझ में आया? अरे इंटर कॉर्पोरेट लोन कहां से गवर्न होता है? सेक्शन 186। अरे तुम्हारा चैप्टर है इंटर कॉर्पोरेट लोन एंड इन्वेस्टमेंट, पढ़ाऊंगा तुम लोग को। तो सेक्शन 186, जब 186 लग ही रहा है तो 73, 76 लगाने की जरूरत नहीं। इंटर कॉर्पोरेट लोन समझते हैं? लोन देने वाली कंपनी, लोन लेने वाली कंपनी, दोनों कंपनी है। तब तो क्या इंटर मतलब बिटवीन, कॉर्पोरेट का मतलब कंपनीज, तो दोनों कंपनीज हैं। तो दो कंपनीज आपस में जब लोन का ट्रांजेक्शन करती है, दैट बिकम्स द इंटर कॉर्पोरेट लोन एंड इट इज गवर्न बाय द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 186। तो यहां 73, 76 लगाने की जरूरत नहीं। आगे बढ़े, चलिए मजा अब यहां पर है। ये जो अगला पेज कुछ भारी नहीं लग रहा है तुमको? पिछला पेज बड़ा सिंगल लाइन स्टेटमेंट गया है, लेकिन अब मजा तो इधर है भाई। अब तुम लोग अच्छे से पढ़ो,
मैं देखता हूं कितना बच्चा इधर वाला बोलेगा। एक बैच मेरा पिछले 13 साल में ऐसा भी निकला है कि एक बच्चा पूरा 18 बता गया था, क्लास में खड़ा हुआ पूरा 18 बता गया और अच्छे से बता गया। क्या वो वही बैच रहेगा? चिंता मत कीजिए आप, हम आपका हिस्ट्री खराब नहीं करना चाहते। क्या कोई ऐसा मिलेगा इस बार कि वो पूरा 18 बता दे? तो कुछ लोग के मन में आता है कि कोशिश, जैसे अभी कंपनी लोग को इसका मैंने अनाउंसमेंट किया तो कुछ बच्चा कहा नहीं करेंगे, चाहे वो जो हारेंगे जीतेंगे बात का बात, इस माने पढ़ तो लेंगे। कुछ बच्चा पहले ही देख के हार गया। ऐसे करने वाले लोग बहुत होते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए, कोशिश कीजिए, कोशिश करना बहुत जरूरी है। कोशिश करने वालों की कभी, हाँ, एक दो बार थोड़ी बहुत हार हो भी जाए लेकिन आगे वो जीत जाता है। इसलिए बोला कभी हार नहीं होती, मतलब अल्टीमेटली उसकी हार होती नहीं, क्योंकि वो तो कोशिश करता रहता। तो करिए कोशिश, देखते हैं, कुछ नहीं, 18 नहीं 15 बता जाएंगे, 17 बता जाएंगे, 16 बता जाएंगे, 10 बता जाएंगे, 5 ही बता जाएंगे, पर थोड़ा सा दिमाग की कसरत तो होगी। बहुत लोग जानते हो दिमाग को सबसे ज्यादा प्यार देते हैं, तुम न यूज मत हो यार, दिमाग को एकदम रेस्ट देते रहते हैं। तो तुम क्यों खड़े हो रहे हो, दिमाग तो सोए रहो, मरने के बाद यूज, भूत बन के यूज कीजिए। बताओ, बहुत बच्चा कंफ्यूजन में क्लास में, मालूम है सर ज्यादा यूज हो गया तो खत्म नहीं हो जाएगा दिमाग, है ना? कभी जितना यूज करेंगे उतना तेज होता है, मालूम है ना? और जितना उसको बंद रखेंगे उतना ही वो खराब हो जाता है। तो दिमाग यूज कीजिए। तो कितने लोग तैयार हैं कि सर हम कोशिश तो करेंगे 18 के लिए? चलो हैंड रेज करो। कुछ लोग दम अभी भी हाथ नहीं उठाया, या हबीबी हम नहीं सुधरेंगे कभी भी, नमस्ते हम कुछ नहीं समझते, गाय हमारी माता है, हमको कुछ भी समझ में नहीं आता है। हाँ। चलिए, 1 2 3 4 हम रहेंगे हमेशा बेरोजगार। अभी तुरंत बनाया मैंने। चलिए, 1 2 3 4 हम रहेंगे हमेशा बेरोजगार, या उल्टा 1 2 3 4 हम हैं समझदार। तो देख लेना भाई तुम लोग। चलिए अगला, नहीं ज्यादा हो गया, एक और, इस 18 पर ध्यान दो, है ना? चलिए, शेयर एप्लीकेशन मनी। एक काम करो, 1 2 3 4 5 लाइनें स्पीड में ऐसी पढ़ो तो ऊपर देख, कीवर्ड्स देखो। पढ़ लिया? चलिए सुनिए, आपको मालूम है कंपनी शेयर एप्लीकेशन मनी लेती है। क्या लालच दिखाती है कंपनी की भाई शेयर के लिए अप्लाई करो, हम तुम्हें शेयर अलॉट करेंगे। तो अच्छा, शुरू में पूरा पैसा ले लेती है या पहली बार में शेयर एप्लीकेशन मनी लेती है, बाद में अलॉटमेंट मनी, फिर फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल, ऐसे करके? तो शेयर एप्लीकेशन मनी आपने लिया लेकिन शेयर अलॉट नहीं किया, क्या करना चाहिए था आपको? पैसा वापस करना चाहिए था। लेकिन पैसा आपको वापस करना चाहिए विद इन 60 डेज। एक्चुअली विद इन 60 डेज पैसा वापस नहीं है, विद इन 60 डेज आपको अलॉट करना चाहिए। अगर आपने अलॉट नहीं किया तो 60 दिन के बाद तुरंत पैसा लौटाना चाहिए। तुरंत पैसा लौटाने का आपको 15 दिन का टाइम दिया, लेकिन अगर 15 दिन में भी पैसा तुम नहीं लौटाए तो फिर ये डिपॉजिट मान लिया जाएगा। माना जाएगा जैसे कंपनी ने उस आदमी से क्या ले लिया, डिपॉजिट। और अगर डिपॉजिट लिया तो 73 76 का कंप्लायंस तो होना चाहिए। अच्छा, पहले ही डरा दूं तुम लोग को, करोड़ों में पेनल्टी है इस चैप्टर के अंदर। पूरा कंपनी लॉ में यही एक ऐसा चैप्टर है जिसमें पेनल्टी करोड़ में पहुंचा दिया, बाकी में नहीं पहुंचाता। कंपनी लॉ इतना हार्श नहीं है जितना सिक्योरिटी लॉ, पर यहां हार्श है। इस चैप्टर में बहुत हार्श है, क्योंकि यहां ये लोग करोड़ तक में पेनल्टी पहुंचा देता है, ऊपर से जेल वेल भी भेज देते हैं। तो इसलिए इसको बड़ा सोच समझ के पढ़ना। सीएस बनने के बाद गड़बड़ी किया ना, तुम ही साइन किए थे, देखा था ना एक डॉक्यूमेंट पे, अभी दिखा था केसीपी लिमिटेड वाला, कंपनी सेक्रेटरी का साइन था। अगर केसीपी लिमिटेड ने रीपेमेंट में दिक्कत की तो कंपनी सेक्रेटरी तो सबसे पहले जेल जाएगा, क्योंकि साइन वही किया, और साइन तुम ही करोगे। ठीक, कुछ बोले हम साइन नहीं करेंगे, तो नहीं करोगे तो नौकरी से बाहर, यू आर फायर्ड, यू आर फायर्ड।
यू हायर्ड एंड यू आर फायर्ड। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए तो सुनिए, जल्दी बताइए कब से माना जाएगा डिपॉजिट? 60 प्लस 15, अभी तक नहीं है, ये हो गया 75, 75 तो बचे हुए हो, 76 डे से ये हो जाएगा डिपॉजिट। ये क्या मान लिया जाएगा डिपॉजिट? तो कब तक एग्जेम्प्टेड है? 75 डे तक एग्जेम्प्टेड है। 76 डे से क्या हो जाएगा ये डिपॉजिट, अगर कंपनी ने नहीं वापस किया तो। अच्छा, कंपनी ने 60 दिन हुआ अलॉट नहीं किया, लेकिन 61वें दिन वापस कर दिया, या 65 डे वापस कर दिया, या 69 डेज में वापस कर दिया, तो वापस कर दिया तब क्या? लेकिन हमने देखा 60 प्लस 15, 60 प्लस 15, 60 प्लस 15 तक तुमने नहीं किया, तो 76 डे से इट विल बी टर्म्ड एज डिपॉजिट। तो बताइए एग्जेम्प्टेड कब है? 75th डे तक एग्जेम्प्टेड है, 76 डे से ये डिपॉजिट मान लिया जाए। ये समझ लियो ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। तो कंपनी शेयर एप्लीकेशन मनी के नाम पर पैसा लेती है और कंपनी 60 दिन में शेयर अलॉट करती नहीं है। कंपनी को क्या करना चाहिए? 60 दिन से कितने दिन के अंदर? 15 दिन के अंदर आपको तुरंत पैसा लौटा देना चाहिए। लेकिन अगर आप पैसा लौटाते नहीं हैं तो 76 डे से इट विल बी टर्म्ड एज डिपॉजिट माना जाएगा, जैसे कंपनी ने उस आदमी से क्या ले लिया? डिपॉजिट ले लिया। एंड इफ कंपनी ने डिपॉजिट लिया तो वाई द कंपनी हैड नॉट कंप्लाइड 73, 76 एंड द रूल, इन दैट केस करोड़ों का पेनल्टी। चलिए आगे अगला, चलो इसको पढ़ो भाई सारे बच्चे, पढ़ो जल्दी से। 1 2 3 4 5 कीवर्ड्स को टिक लगाएंगे। कोई दिक्कत? अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो, मैं बोलूं। इसमें क्या है, सबसे पहले तो कंपनी कौन सी इन्वॉल्व है? प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी तो एग्जेम्प्ट नहीं है। अरे हम एग्जेम्प्टेड लिस्ट पर रहे ना, इसमें वो सब आ रहा है जो एग्जेम्प्टेड है, पर एग्जेम्प्टेड है सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। जैसा भी आपने देखा होगा कि पहले वाला जो एग्जेम्प्टेड था वो 75 डे तक ही था एग्जेम्प्टेड, 76 से नहीं था एग्जेम्प्टेड। तो ऐसे ही यहां पे है। तो सबसे पहला तो ये है कि एग्जेम्पशन में तभी फॉलो होगा जब कंपनी इज अ प्राइवेट, कंपनी इज अ प्राइवेट। ठीक है, जो लोग बीबीट में उठ के जा रहे हैं ना, मैं पूछूंगा बाद में, आओ कोई बात नहीं, आओ, पर मैं पूछूंगा जरूर। ठीक है, क्योंकि जितना एफर्ट लगा के आवाज खराब होने के बावजूद मैं पूरा एफर्ट लगा रहा हूं समय से, लेकिन बच्चा नहीं समझ रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, बस तुम लोग एक ही काम करना लाइफ में, जब ये लोग फेल करेगा ना और तुम्हें बोलेगा अरे ये बेकार है बेकार है बेकार है, चल 999 में दूसरी जगह मिल रहा है, तो उसको 2 थप्पड़ उस समय खींचना कि जिस समय सर पढ़ा रहे थे तुम पढ़े नहीं थे। हमने देखा था तुम बीच बीच में उठ के जा रहे थे और सर पढ़ा रहे थे और तुम आपस में बात कर रहे थे, ही कर रहे थे, तो तुम्हारे पास राइट नहीं है सर के खिलाफ कुछ बोलने का। ये बात जरूर बोलिएगा। चलिए अब देखिए जरा ध्यान से। तो एग्जेम्प्टेड सिर्फ प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी एग्जेम्प्टेड नहीं है। तो अगर पब्लिक कंपनी का केस आ जाए तो उसको एग्जेम्प्ट मत करना, प्राइवेट कंपनी एग्जेम्प्ट है। प्राइवेट कंपनी कब एग्जेम्प्ट है सो सुनिए आप, इधर देखिएगा अच्छे से एकदम शांति से। प्राइवेट कंपनी ने किससे लोन लिया? अपने डायरेक्टर से, अपने डायरेक्टर से, तो ये एग्जेम्प्ट है ना। प्राइवेट ओन डायरेक्टर ने किसको लोन दिया? अपने कंपनी को, तो ये एग्जेम्प्टेड है। प्रोवाइडेड कुछ कंडीशन है। पहला कंडीशन प्रोवाइजो है, देखो प्रोवाइजो आया, प्रोवाइजो आया। प्रोवाइजो कंडीशन बताता है। कंडीशन ये है कि ये जो डायरेक्टर है, ये कंपनी का जो डायरेक्टर है, अब तुम लोग उतारोगे तो मैं ओन क्यों लिखूं, सीधा डायरेक्टर लिख दिया, चलेगा ना। ये तो सीधा सब मतलब है कि प्राइवेट कंपनी ने किससे लोन लिया? अपने डायरेक्टर से। पहला कंडीशन ये है, मैं पॉजिटिव लिखूं नेगेटिव लिखूं? पॉजिटिव लिखता हूं कि एग्जेम्प्ट होने के लिए जरूरी है। तो एग्जेम्प्ट होने के लिए जरूरी है कि डायरेक्टर का ये ओन फंड्स हो, ओन फंड्स हो, या इसी को नेगेटिव लिखूं नॉट अ बोरोड फंड्स। मतलब ये ना है, ये नहीं होना चाहिए कि जैसे प्राइवेट कंपनी को मालूम चला कि अगर मैं अपने डायरेक्टर से लूंगा पैसा तो वो डिपॉजिट माना नहीं जाएगा, तो उसने अपने डायरेक्टर से मांगा। डायरेक्टर कहा मेरे पास पैसा नहीं है, तो कहा कोई बात नहीं है भाई, आप किसी से पैसा लेके हमें दे दो, हम तो एग्जेम्प्टेड रहेंगे। ऐसा होगा नहीं।
वो डायरेक्टर का खुद का पैसा होना चाहिए, वो किसी और से लिया हुआ पैसा होना नहीं चाहिए। ऐसे तो डायरेक्टर क्या करेगा मालूम है, पब्लिक से पैसा लेके और अपने हाथ से दे देगा, तो ये तो गलत हो गया ना, पैसा तो पब्लिक का था ना। तो ये डायरेक्टर का खुद का पैसा होना चाहिए। पहला कंडीशन समझ में आ गया, तो ये कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, सबसे लास्ट में मैंने भी टिक लगाया था, क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा? कहां डिस्क्लोज करना पड़ेगा? बोर्ड रिपोर्ट में। मस्ट बी डिस्क्लोज्ड वेयर? इन बोर्ड रिपोर्ट। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तब ये लोन क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट। अब समझ में आया? आपको मालूम है एग्जाम में ये क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं? ये ऐसे पूछेंगे कि डायरेक्टर से लिया गया लोन एग्जेम्प्ट होता है कब? तो सर कंडीशन है 3। अब तुम लोगों ना कंडीशन में बोलूंगा 3। हाँ, नहीं, कंडीशन है 3। एक तो सर कंपनी प्राइवेट होनी चाहिए, दूसरा डायरेक्टर का ओन फंड्स होना चाहिए, उल्टा बोलो तो वो कहीं से बोरो करके दिया ना हो, और तीसरा ये पैसा बोर्ड रिपोर्ट में प्रॉपर्ली डिस्क्लोज होना चाहिए, मतलब चोरी चोरी चुपके चुपके नहीं, ये दुनिया को बता के दिया गया है। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड है तो फिर प्राइवेट कंपनी अगर अपने डायरेक्टर से लोन ले तो वो डिपॉजिट माना नहीं जाएगा। ये समझ में आया? चलो उतारना तो उतार लो, नहीं उतारने का मन है आगे देख लेते हैं। सबसे लास्ट में बोर्ड रिपोर्ट मैंने लिखा है, अपना ही हैंडराइटिंग मुझे समझ में नहीं आया था बाद में, वो रिपोर्ट है। तो लोन फ्रॉम अ डायरेक्टर एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट तब होगा जब ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड हो। द फर्स्ट इज द कंपनी मस्ट बी अ प्राइवेट कंपनी, सेकेंड द डायरेक्टर हैड गिवन द लोन, है ना, फ्रॉम हिज ओन फंड्स, इट मस्ट नॉट बी अ बोरोड फंड, एंड थर्ड ये आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि कितना पैसा कंपनी को मिला है अपने डायरेक्टर से। कहां? बोर्ड रिपोर्ट में। बोर्ड रिपोर्ट एनुअल रिपोर्ट का पार्ट होता है जो सारे शेयर होल्डर को भेजा जाता है, आरओसी को फाइल होता है, वेबसाइट पे होता है, तो ये चोरी चोरी चुपके चुपके नहीं है, सबको बता के। चलिए हो गया, लिख लिया सबने? आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। पब्लिक कंपनी हो तो डिपॉजिट 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होंगे तभी डिपॉजिट नहीं, बस। अब इसका उल्टा बोलते जाओगे तो डिपॉजिट होता जाएगा ना वो। चलिए, अच्छा ये जो इसमें लाइन लिखा था कि वो आपका अपना पैसा होना चाहिए, तो अपना पैसा का मतलब याद रखिएगा, सुनिए ये जो ध्यान से, डायरेक्टर अपना भी दे सकता है और अपने रिलेटिव से भी लेकर दे सकता है। तो ओन का मतलब अपना भी, चलो इसी चार्ट में करते, चिंता मत करो। ओन का मतलब होता है ना, डायरेक्टर का हिमसेल्फ पैसा, हिमसेल्फ वाला, और रिलेटिव से भी ले सकता है, लेकिन बाहर से रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर, यहां तक ओन ही माना जाएगा, यहां तक क्या रहेगा ये ओन। लेकिन अगर पब्लिक से लेके दे रहा है तो फिर ये ठीक नहीं। तो बोलो कहां कहां से पैसा दे सकता है वो अपना दे सकता है और रिलेटिव से भी लेके दे सकता है, चलेगा, लेकिन इसके अलावा और कहीं से लिया हुआ होना नहीं चाहिए। हटाओगे? ठीक है, जरा देखो यहां पे लिखा हुआ है, यहां से नेगेटिव कर दिया है, ये देखो यहां पे लिखा नॉट से नेगेटिव नहीं किया, अदर से मतलब लेना। अदर का मतलब रिलेटिव को छोड़ के और किसी से लेना मत। चलिए, अब सबसे भयंकर तो ये है, ये इसको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, इसी का चार्ट में खोज रहा था जो मुझे आखिर में मिल गए। हाँ, क्या कौन पूछ रहा है? एक ही बंद करवा दूं, फैन बंद करवा दूं, एक ही बंद करवा दूं, फोन है फैन बंद करवा दूं,
फैन बंद कर दो, फैन बंद करो, बच्चा सब ठंड से वो हो जाएगा। एसी नहीं करवा रहा हूं मैं। चलिए ये पढ़ लिया तुम लोगों ने, इसको पढ़ना तो पड़ेगा, ये क्योंकि टफ है ये। अब इसके लिए मुझे एक चार्ट बनाऊंगा, लेकिन चार्ट बनाने से पहले एक तो तुम लोगों का बुक कितना भारी भारी रहता है यार, उठता ही नहीं है, ये हाफ है, मतलब वॉल्यूम 1 भी नहीं है पूरा ये। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, किसी तरह उठाता हूं मैं इसको। चलिए पहले पढ़िए इसको अच्छे से। चलिए शुरू करें। चलिए अब जरा ध्यान से सुनिए। अब हमें क्या देखना है कि कौन सा डिबेंचर या कौन सा बॉन्ड, ना भी बोलूं तो चलेगा, डिबेंचर इंक्लूड्स बॉन्ड, पढ़ चुके हैं हम लोग, डिबेंचर इंक्लूड्स बॉन्ड। चलिए ये बताइए कौन सा रूल है ये, रूल 2(1), और जरा बताइए तो कितने नंबर का है? 9 है, ये है ना, ये हुआ 9, देखो तो, ठीक है। अब तुम्हें बताना है कि ये एग्जेम्प्टेड है या नहीं, ठीक है, वेदर एग्जेम्प्टेड और नॉट, कि मतलब वो डिपॉजिट से एग्जेम्प्ट होगा या नहीं, ठीक है। चलिए जी अब देखते हैं, ध्यान से सुनते जाना। एक प्रॉपर चार्ट बड़ा बढ़िया बनाया था मैंने। बोलो क्या है, डिबेंचर या बॉन्ड है? डिबेंचर ऑब्लिक बॉन्ड। अब इसको ना 2 बेसिस पर हम क्लासिफाई करेंगे। जो पहला बेसिस है, इसको संभाल लो, ये बहुत बड़ी बात है। पहला ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन। कन्वर्जन किसमें होता है? इनटू इक्विटी शेयर, ये तो सब जानता है ना। कंपनी लॉ में कहीं भी कन्वर्जन लिखे से क्या मतलब होता है? कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर्स, है ना। अब ध्यान से सुनते जाइए जो मैं बोल रहा हूं। अब देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, एकदम शांति से उतारना बाद में, चूंकि ना गलत भी हो सकता है, क्योंकि किसी बच्चे की बुक से ले रहा हूं तो आप थोड़ा शक कीजिए। अच्छा ऐसा नहीं है, मैंने ही बनवाया होगा। अच्छा ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, बताइए कितने तरीके का हो सकता है? अनसिक्योर्ड या सिक्योर्ड, ये तो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो। या तो सिक्योर्ड डिबेंचर होगा या अनसिक्योर्ड, ठीक है। अब चक्कर ये है कि अगर सिक्योर्ड हुआ, सिक्योर्ड किसको कहते हो तुम? अरे वाह वाह, क्या बात है भाई। मतलब सिक्योर्ड उसको कहते हैं जो हमने डिबेंचर के नाम पर पैसा लिया, पर उस पैसे के बदले हमने गिरवी रखा। हमने क्या रखा? गिरवी रखा, मतलब वो सिक्योर्ड हमने डिबेंचर। अब सिक्योर्ड किससे किए तुम? टेंजिबल एसेट से किए कि इनटेंजिबल से? पहला केस है तुमने इनटेंजिबल से किया। किस एसेट से किया? इनटेंजिबल। इनटेंजिबल क्या होता है? जैसे गुडविल क्या है? टेंजिबल है इनटेंजिबल है? इनटेंजिबल। आईपीआर इनटेंजिबल, सुना ना ये सब। और दूसरा है टेंजिबल। टेंजिबल क्या होता है भाई? लैंड, बिल्डिंग, ये सब जो दिखता है हमें। अब जो टेंजिबल है, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं। एक तो टेंजिबल से किया, दूसरा टेंजिबल से जो किया तो कैसा चार्ज क्रिएट किया। मतलब आप जानते हैं चार्ज भी तुम लोगों को पढ़ा चुका हूं मैं। फर्स्ट चार्ज है ना, उसके बाद सेकेंड चार्ज, थर्ड, पेरी पासो रैंकिंग, सब पढ़ाया था। एक ही एसेट पर एक से ज्यादा लोगों के फेवर में भी चार्ज क्रिएट हो सकता है। एक से ज्यादा लोगों के फेवर में चार्ज क्रिएट हो सकता है। तो दूसरा ये है कि या तो फर्स्ट चार्ज दो भाई, सबसे अच्छा होता है। जानते हो फर्स्ट चार्ज का मतलब? कभी भी अगर पैसा नहीं लौटा तो सबसे पहले हम ही केस करेंगे या हम ही उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। प्रॉपर्टी को बेच के हम पैसा निकाल लेंगे। वो कौन होता है? फर्स्ट चार्ज होल्डर। खैर 4 चैप्टर आ रहा है तो वहां पढ़ेंगे, लेकिन डिबेंचर में मैं पढ़ा चुका हूं ये, है ना। लेकिन फिर भी 4 चैप्टर आ रहा है, वहां हम देखेंगे। दूसरा, मालूम चला तुमने दिया सेकेंड और सब्सिक्वेंट चार्ज। क्या दिया? सेकेंड और सब्सिक्वेंट। समझते हो सेकेंड और सब्सिक्वेंट का मतलब? सेकेंड और सब्सिक्वेंट चार्ज दिया, मतलब उसी एसेट, मतलब वो वाला एसेट आपने दिया डिबेंचर होल्डर को
जिसमें डिवेंचर होल्डर से पहले भी उस प्रॉपर्टी पर चार्ज क्रिएट हो चुका है, मतलब उस प्रॉपर्टी को लेके और भी क्रेडिटर्स हैं। डिवेंचर होल्डर का नंबर क्या आ रहा है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसा कुछ आ रहा है। लेकिन याद रखिएगा नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर आपका सेकेंड और सब्सिक्वेंट है तो आपको इसके साथ क्या देना पड़ेगा, पेरी पासु विद फर्स्ट चार्ज। तो इसका मतलब सेकेंड थर्ड है, पर फिर भी राइट हमारा फर्स्ट जैसा ही होगा। ये मतलब हो ना, या तो फर्स्ट चार्ज दीजिए, है ना, या सेकेंड और सब्सिक्वेंट है तो हमें कौन सा राइट दीजिए, पेरी पासु का राइट दीजिए। कोई दिक्कत? चलिए भाई, एक ये कहानी है। चलो अब इधर आ जाओ, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन। तो कन्वर्जन के हिसाब से दो तरीके का होगा, एक तो नॉन कन्वर्टिबल। नॉन कन्वर्टिबल का मतलब वो डिवेंचर बॉन्ड कन्वर्ट नहीं होगा, और दूसरा कन्वर्टिबल। पर जो कन्वर्टिबल है वो दो तरीके से कन्वर्टिबल है। तुम लोग पढ़े, इसका मतलब कुछ भी नहीं हो। अप टू 10 ईयर्स और है बियॉन्ड 10 ईयर्स। मतलब कब कन्वर्ट होगा, बियॉन्ड 10 ईयर्स। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब तुमको इसमें से बताना है कि कौन एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट है और कौन एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट नहीं है। मैंने बढ़िया सा क्लासिफिकेशन कर दिया है, पढ़ के बताओ। एक तीसरा कंडीशन भी था उसमें, देखा? हाँ, कि जो मार्केट वैल्यू ऑफ मार्केट, यहां देखते रहो, बाद में हैंडराइटिंग मत पूछना। मार्केट वैल्यू ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी को तुमने क्या किया है, चार्ज किया, चेंज नहीं लिखा हुआ है, चार्ज है। मार्केट वैल्यू ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी या तो ज्यादा हो या बहुत हो तो बराबर हो किसके, अमाउंट ऑफ डिबेंचर। अमाउंट ऑफ डिबेंचर, सिर्फ डिबेंचर को सिक्योर करते हो कि इंटरेस्ट को भी, प्लस इंटरेस्ट। अगर डिबेंचर प्लस इंटरेस्ट 100 करोड़ आ रहा है तो प्रॉपर्टी कम से कम 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज्यादा की हो, जिससे आपने उसको सिक्योर किया है। अब मुझे बताइए जल्दी से, कौन इसमें है कौन इसमें नहीं है, कौन एग्जेम्प्टेड है कौन एग्जेम्प्टेड नहीं है? है टेंजिबल वाला क्या है, एग्जेम्प्ट है। पर टेंजिबल वाले में ये सारे कंडीशन सेटिस्फाइड होंगे तब। कौन कौन से कंडीशन, कि एक तो एसेट टेंजिबल हो, दूसरा फर्स्ट चार्ज हो, दूसरा फर्स्ट चार्ज नहीं है लेकिन पेरी पासो रैंकिंग देना पड़ेगा तो बात बराबर फर्स्ट चार्ज भी आ गया हो, और जो मार्केट वैल्यू प्रॉपर्टी है वो डिबेंचर प्लस इंटरेस्ट दोनों को पूरा सिक्योर करता हुआ नजर आना चाहिए। तो बताओ तब ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगर इतनी कंडीशन सेटिस्फाइड है तो। देख लो अच्छे से। तो तुम ये बोल रहे हो कि सर, अब मैं यहां ऐसे लिख रहा हूं, देखो यहां, ठीक है, ये वाला तुम बोल रहे हो ये एग्जेम्प्ट है। रुक जाओ पहले मैं यहां लिख दूं, ये ऐसे ऐसे करे क्रॉस वॉस मारूं या लिखूं एग्जेम्प्टेड, ऐसे से लिखूं एग्जेम्प्टेड नॉट एग्जेम्प्टेड एग्जेम्प्टेड, ऐसे लिख दूं? चलो ठीक है, देखते हो ना कितना बढ़िया बच्चा सब मेरे को बोलता है कि हाँ ऐसे लिखिए, हाँ ऐसे लिखिए। तो ये एग्जेम्प्टेड है, तुम ये बोल रहे हो ये एग्जेम्प्टेड मतलब पूरा कैटेगरी एग्जेम्प्टेड, ये ठीक है। और कौन एग्जेम्प्टेड है, बियॉन्ड 10 ईयर्स कि अप टू 10 ईयर्स पढ़ो तो जल्दी देखो, जल्दी देखो, बियॉन्ड 10 ईयर्स वाला है कि अप टू 10 ईयर्स वाला है?
देख लो देख लो। अरे भाई वो एक्सक्लूडिंग सिर्फ इंटेंजिबल एसेट्स के लिए है, बाकी लाइन कंटिन्यू हो गया है, समझे? देखो एक्सक्लूडिंग इंटेंजिबल एसेट्स ऑफ द कंपनी, बस उसके बाद और, तो और ऊपर से कंटिन्यू हुआ है। बॉन्ड और डिबेंचर कंपल्सरी कन्वर्टेबल इनटू शेयर विद इन 10 ईयर्स। हाँ, अप टू 10 ईयर वाला जो है ये एग्जेम्प्टेड है। अरे ज्यादा वाले को एग्जेम्प्ट थोड़ी करेगा वो। तुम लोग ना एक्सक्लूडिंग को पूरा ही पकड़ ले रहे हो। एक्सक्लूडिंग वहीं तक है जहां तक इंटेंजिबल एसेट्स ऑफ अ कंपनी लिखा है, और जो है वो शुरू से कंटिन्यू कर रहा है और को, समझे? और बोलो कौन कौन एग्जेम्प्टेड है, बोलो अच्छे से देख लो भाई। समझ में आया? बाकी सब कोई भी एग्जेम्प्टेड नहीं। ठीक है, जल्दी उतारो इसको। उतार लिया तो हटा रहा हूं, ठीक। अगर अब हैंडराइटिंग पे पूछा मेरे से तब बताता हूं, बोला तो बताता हूं। तुम लोग गलत ले रहे हो यार। मैंने क्या बोला कि अगर कोई हैंडराइटिंग पूछा तो मैं बताता हूं, बता तो रहा हूं। सुनो, टेंजिबल वाला कैटेगरी पूरा ग्रीन में शुरू से अंत तक दिया हो, तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तब वो एग्जेम्प्टेड है, अदरवाइज वो एग्जेम्प्टेड नहीं है। समझ में आ गया? इनटेंजिबल में कैसे बोलोगे ये? इनटेंजिबल तो पहले से नॉट एग्जेम्प्टेड, जो है वो कौन है? टेंजिबल। पर टेंजिबल भी तब जब तीन कंडीशन सेटिस्फाइड हो। टेंजिबल से सिक्योर करो, फर्स्ट चार्ज दो, सेकेंड और सब्सिक्वेंट दिए रहोगे लेकिन फिर भी उसको पहली पास देना पड़ेगा, मतलब इन टोटल फर्स्ट चार्ज ही रहेगा। और तीसरे नंबर पे जो वैल्यू ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी है वो भी बढ़िया हो, जो पूरे डिबेंचर प्लस इंटरेस्ट दोनों को क्या करे? सिक्योर। मतलब अच्छी अच्छी बातें अगर है तो वो एग्जेम्प्टेड है, पर अच्छी अच्छी बातें अगर नहीं है तो वो एग्जेम्प्टेड नहीं। अगर तुम पूरा पढ़ोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि अगर वो डिबेंचर होल्डर के फेवर में नजर आ रहा है ज्यादा तो वो एग्जेम्प्ट कर दिया, लेकिन डिबेंचर होल्डर बॉन्ड होल्डर के ज्यादा फेवर में नहीं है तो उसको एग्जेम्प्ट नहीं किया। तुम देख लो, नॉन कन्वर्टेबल उतना फेवर में होता नहीं है तो नॉट एग्जेम्प्टेड। 10 साल से ज्यादा रख रहे हो पैसा यार, तुमको याद होगा डिबेंचर जनरली 10 साल तक ही रख सकते हैं आप, 10 साल तक रख सकते हैं ना। वो है 20 है क्या? प्रेफरेंस शेयर के लिए साथ 20 है। अरे इंफ्रा है तब ना, जनरल रूल पूछ रहा हूं। जनरल रूल 20 है कि 10 है? एक बार चेक कर लो, पिछला ही चैप्टर है शायद। प्रेफरेंस शेयर्स के लिए 20 होगा, अब वहां था भी 21 में से 10% ऐसा, लेकिन डिबेंचर के लिए साथ 10 ही है। देखो तो जहां पे सिक्योर डिबेंचर इशू हो रहा है वहां लिखा होगा काइंड ऑफ डिबेंचर में। काइंड ऑफ डिबेंचर में सिक्योर जहां इशू हो रहा होगा, पिछले पेज पर देखो, काइंड ऑफ डिबेंचर सिक्योर्ड वाला देखो, अगला पेज होगा तो। हाँ उधर ही तो साइड में है, देखो वही 10 है, 10 ही है ना।
तो ये बच्चा बोला कि कल ही तो पढ़ा, अभी दिखाता हूं। बेचारा कल ही रिवाइज किया है और उसको आज गलत ठहराया जा रहा, तो गुस्सा नहीं आएगा उसको? 10 ही है ना। तो एक बात बता, 10 साल के बाद कन्वर्ट करोगे तो फिर ये तो गलत हो गया ना। तो तुमने 10 साल तक से ज्यादा पैसा रख लिया। तुम देखना इसमें जहां जहां थोड़ा डिबेंचर होल्डर के खिलाफ जा रहा होगा ना, वो सबको एग्जेम्प्ट नहीं किया है, वो सबको डिपॉजिट मान लिया है। लेकिन जहां डिबेंचर होल्डर के फेवर में है लिखा हुआ, वहां वो एग्जेम्प्ट कर दिया। अब देखिए ना, क्या करोगे? याद करने का कोई बेंचमार्क तो बनाना पड़ेगा। बेंचमार्क यही है कि डिबेंचर होल्डर के फेवर में कोई बात है तो उसको क्या समझा है? एग्जेम्प्टेड। कहा कि चलो कोई बात नहीं, तुम पर हम फिर से 73 76 नहीं लगाएंगे। लेकिन जहां वो डिबेंचर होल्डर के फेवर में नहीं है, वहां एक समय के बाद वो क्या कर दिया है? कहा कि अब हम तुमको डिपॉजिट समझेंगे। तो इससे क्या होगा? कंपनी डिपॉजिट से डर के पहले रिडीम कर देगी। पहले क्या कर देगी? रिडीम कर देगी। नहीं तो बाद में वो क्या समझ लिया जाएगा? डिपॉजिट। लो भाई, मानो 73 76 और प्लस रूल, ऊपर से करोड़ों रुपए का जुर्माना, कुछ भी दिक्कत हुआ तो। चलिए, हो गया। कौन सा एक्सेप्शन? कौन बोला एक्सेप्शन? एक्सक्लूडिंग कहां पे? कहां पे एक्सक्लूडिंग? अच्छा, एक काम करो, रुको, पहले ये हटेगा, उसके बाद समझ गया मैं तुम क्या पूछना चाह रहे हो। तुम लोग देखना, नॉट एग्जेम्प्टेड वहां वहां है जहां जहां डिबेंचर होल्डर दुखी है। बताओ कैसे? पहले वाला अनसिक्योर्ड है, एकदम दुखी है वो। अरे अनसिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर तो दुखी रहता है क्योंकि वो बेचारा अनसिक्योर्ड है। दूसरे नंबर पे देखो, बेचारा को सिक्योर किया है बड़ी इंटेंजिबल से। अब इंटेंजिबल से सिक्योर्ड होना अनसिक्योर्ड होने के बराबर ही है। नहीं समझे आप? जैसे उसका पैसा वापस नहीं किया, कहा गुडविल से सिक्योर किया था, जाओ ले लो गुडविल। कहा कहां है गुडविल? तो ले लो, जाओ। क्या लेगा गुडविल? वो हवा में लेगा गुडविल। तो हालत अनसिक्योर जैसी नहीं है। तुम देखो, नॉट एग्जेम्प्टेड, नॉट एग्जेम्प्टेड। इधर आ जाओ, तुम 10 साल से ज्यादा पैसा रख रहे हो, अच्छा बात है क्या ये? तो देखो नॉट एग्जेम्प्टेड, और लास्ट में नॉन कन्वर्टेबल, ये भी उनके हित में नहीं है। तो जहां जहां उनके हित में ज्यादा नहीं है उसको नॉट एग्जेम्प्टेड, मतलब उसको डिपॉजिट माना है। क्या माना है? डिपॉजिट। लेकिन जहां उनके हित में है उसको वो डिपॉजिट माना नहीं है। समझ में आ गया? चलो, हटाऊं क्या ये? बस वो 18 बच्चे खड़े होने ही वाले हैं कुछ ही देर, और कुछ क्रांतिकारी लोग होंगे जो पूरा 18 अकेले बता जाएंगे। कहा सर वो छोड़िए, ये बता दीजिए, बस वही बता। हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? देखते हैं आज ये कौन बताता है एकदम सही सही। अरे आसान है ये वाला। तो सिक्योर्ड वाले को तब करना एग्जाम जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड। समझे? अच्छा, ये बोल दोगे सर जब तीनों कंडीशन, तो आपको पता होगा आप सीएस बन चुके हैं, तो आपको हमसे पूछने की जरूरत नहीं। आप हमसे पूछ रहे हैं, इसका मतलब आप ठीक से सीएस नहीं बने। चलिए, हटा रहा हूं। हटाऊं? कर लिया सबने? कोई हैंडराइटिंग गलत तो नहीं लिखा है? ठीक है। अब आगे, अच्छा ये बच्चा ये पूछा है, सुनो, ये जो तुम लोग एक्सक्लूडिंग ले रहे हो ना, बस ये यहीं तक है। अब तुम समझ जाओगे। तो यहां से देखो, और बॉन्ड और डिबेंचर कंपल्सरी इनटू विद इन 10 ईयर्स, ये तो शुरू से कंटिन्यू होता आ रहा है ना। तो जब ये एग्जेम्पशन का लिस्ट है तो कुछ ना लिखे तो इसमें तो एग्जेम्प्टेड है। चलिए आगे चलें। अब आ जाओ, निधि कंपनी अगर डिपॉजिट लेती है तो आपको याद होगा निधि रूल से चलते हैं। वो कौन से रूल से चलते हैं? निधि रूल्स 406, सेक्शन 406। उनका अलग चैप्टर होता है कंपनी लॉ में। वो कंपनी लॉ, जनरल कंपनी लॉ से वो चलते नहीं है, वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंपनीज है। तो छोड़ दीजिए, जब वो निधि रूल से चल ही रहे हैं तो 73 76 लगाने की जरूरत क्या है? अब आ जाओ, मजेदार तो ये है, और ये अच्छे से तुम लोग पढ़ लेना क्योंकि हर बार बच्चा मेरे से बाद में पूछता है। सर हम इस बार नहीं पूछेंगे चाहे समझ में क्यों ना आया हो।
ये वाला पॉइंट एग्जाम में अलग से आता है कि कब प्रमोटर से लिया गया लोन एग्जम्प्ट हो जाए। बोलो, कब प्रमोटर से लिया गया लोन एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट होगा? तब होगा जब एबीसी कंडीशन सेटिस्फाइड हो। अरे ये होगा ना। तो क्या ये जो एग्जेम्पशन है ये नेकेड एग्जेम्पशन है या कंडीशनल एग्जेम्पशन है? कंडीशनल है। 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होंगे तब। अब बात ये आती है कि ये एबीसी कंडीशन क्या है। कितने लोगों जो एबीसी कंडीशन समझा सकते हो अगर पिछले बैच में नहीं पढ़े हो तब? समझा दोगे? हाँ, कोशिश ही तो करना है। बोलो। चलो बाद में एक बार और कोशिश करना। हाँ उधर जानता हूं मैं, लैंडिंग जानता हूं। बोलो। हाँ आगे। और किसी को? देखो, अगर मैंने ज्यादा पूछा तो शायद मैं खुद भी भूल जाऊंगा जो पिछले 13 साल से पढ़ा रहा हूं। एकाएक मुझे लगा कि मैं भूल रहा हूं कि इसका इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकता है। नहीं, अब छोड़ दो, रहने दो। मैं कोशिश करता हूं, मैं खुद कोशिश करता हूं। ठीक है, अच्छी कोशिश थी तुम लोगों की मुझे बर्बाद करने की। मतलब एक बात बताओ, अरे इसका हिंदी भी करोगे तो कुछ और ही आता है। ये लोग तो कुछ और ही बोला है। अच्छा है। अब सुनिए, इधर सुनिए, क्वेश्चन क्या है पहले वो सुनिए। क्वेश्चन ये है कि कंपनी को लोन मिला अपने प्रमोटर से, ये ना है ना? तो क्या ये जो लोन मिला, क्या ये एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट होगा? पहले बोलो, क्या ये एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट होगा? तो ये तब होगा जब ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड हो, ये ना। ठीक, अब सुनो जरा ध्यान से, एकदम शांति से सुनना। पहला है, इसमें हुआ क्या मालूम है कि जो प्रमोटर लोन दे रहा है ना, ये लोन उसको जो पैसा है किसी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वर्ड क्या लिखा हुआ था? वही बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये तो होगा। क्या लिखा? लेंडिंग इंस्टीट्यूशन। अब सुनिए, सुनिए। पहला ये है कि यहां पे मान लो प्रमोटर है, यहां पे कौन है? प्रमोटर। ठीक है, प्रमोटर ने लोन लिया किससे? क्या वर्ड है? बैंक नहीं है वर्ड, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया। किसने लिया? प्रमोटर ने। बात समझ में आ गई? तो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने प्रमोटर को जब लोन दिया होगा तो प्रमोटर की पर्सनल कैपेसिटी में लोन दिया। तो प्रमोटर ने जो कंपनी को लोन दिया, यही पैसा वो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पूछ के दिया। उसमें स्टिपुलेशन है कहीं लिखा। स्टिपुलेशन का मतलब टर्म्स एंड कंडीशन। ये बात समझ में आ रहा है? तो प्रमोटर ने, देखो इसने दिया इसको लोन ये आगे बढ़ा दिया, है ना, आफ्टर सेटिस्फाइंग, ये लिखा है, या तुम लोग अब स्टिपुलेशन वर्ड को थोड़ा अलग समझोगे इससे अच्छा है, आफ्टर टेकिंग अप्रूवल फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल, या ऑन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ, है ना, किस टर्म्स एंड कंडीशन पे? ऑन द टर्म्स एंड कंडीशन को क्या बोलते हैं? स्टिपुलेशन। टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक और एफआई। कोई दिक्कत? मतलब इसका मतलब कंडीशन नंबर 1 था। कंडीशन नंबर 1 का मतलब कि जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने लोन देते वक्त कंडीशन लगाया था, उस कंडीशन को मानते हुए ही दिया हो। मतलब हो सकता है बैंक ने अलाउ कर दिया हो कि चलो भाई तुम किसी कंपनी के प्रमोटर हो तो तुम अपनी कंपनी में भी पैसा लगा सकते हो।
आप कितना लगा सकते हो, कैसे लगा सकते हो, ऐसा बैंक ने बहुत सारा कंडीशन लगाया था। उस कंडीशन को मानते हुए ही किया गया। जैसे हो सकता है कि बैंक ने इसको 20 करोड़ का लोन दिया हो, बोला तुम आधा ही पैसा लगा सकते हो कंपनी में, तो इसने 10 ही करोड़ लोन दिया, आगे पूरा 20 करोड़ दिया नहीं। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब जैसे हाउसिंग लोन है, हम हाउसिंग लोन लेते हैं तो सिर्फ हाउस में ही खर्च हो सकता है और कहीं खर्च नहीं हो सकता। तो ऐसे ही हो सकता है कि बैंक ने जब प्रमोटर को लोन दिया हो तो अलाउ कर दिया हो कि चलो तुम चूंकि प्रमोटर हो किसी कंपनी के तो अपने कंपनी में पैसा लगा सकते हो, पर अपने कंपनी में कितना और कैसे लगाओगे ये हम बता रहे हैं। और जैसा कितना और कैसे बताया बैंक ने, उसको मानते हुए ही प्रमोटर ने आगे कंपनी को पैसा दिया। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो मतलब इसका मतलब बैंक ने जब इस लोन को आगे बढ़ाया तो ऑन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही, उसके कंडीशन को तोड़ा नहीं। कोई दिक्कत? दूसरा बताओ क्या? ये पैसा किसका होना चाहिए? प्रोमोटर का होना चाहिए, है ना? तो प्रोमोटर प्लस रिलेटिव, वही ना, वो तो पहले भी चल रहा था, है ना? ये जो एग्जैक्टली फंड है, ये फंड, ये क्या होना चाहिए? इनका ओन्ड फंड होना चाहिए। ओन्ड का मतलब प्रोमोटर प्लस रिलेटिव ऑफ प्रोमोटर, चलेगा? रिलेटिव ऑफ प्रोमोटर, या इसको उल्टा बोल लो, नॉट अ बोरोड फंड फ्रॉम पब्लिक, नॉट अ बोरोड फंड फ्रॉम पब्लिक, मतलब ये बाहर का पैसा होना नहीं चाहिए। ओन्ड प्लस रिलेटिव अगर आप करेंगे तो उसके बाद का जो पब्लिक ही तो बचेगा। फ्रेंड भी अलाउ किया गया, देखो तो नहीं, बस ओन्ड का मतलब खुद का, और ये पी का मतलब प्रोमोटर लिखना तुम लोग। प्रोमोटर हिमसेल्फ लिख दूं क्या? इससे अच्छा मैं प्रोमोटर हिमसेल्फ देता हूं। यहां पे क्या लिखता हूं? प्रोमोटर हिमसेल्फ। ये पैसा किसका होना चाहिए? प्रोमोटर हिमसेल्फ। हिमसेल्फ का मतलब लोन लिया जो पैसा, वो भी तो हिमसेल्फ ही माना जाएगा। प्रोमोटर हिमसेल्फ, या बहुत खींचोगे तो रिलेटिव, या बाहर से नहीं होना चाहिए, तो फिर वही बात, बाहर से पैसा लेके दे देगा। ये समझ में आ गया? तीसरा कंडीशन बहुत भयंकर है, उसको अच्छे से पढ़ो। ये बीएफआई जो लिखा है, तो बीएफ में बॉयफ्रेंड मत समझ लेना, बैंक ऑब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि ज्यादातर लोग आजकल बीएफ की ही टर्म्स एंड कंडीशन पे चलते हैं। यहां लिखा ना, आजकल लोग किसके टर्म्स एंड कंडीशन पे चलते हैं? बॉयफ्रेंड के, हैं? मतलब फ्रेंड के इन टोटल, बॉय हो या गर्ल हो, अपने कंडीशन पे चलने वाले बहुत कम लोग हैं। चलिए आगे तीसरे नंबर पे। और नहीं पढ़ पाया क्या तुम लोगों ने? नहीं समझ में आया तुम लोगों को? आ गया पक्का? चलो वो बताएगी, बताओ। बस यही हुआ, सिंपल है। अब सुनिए, इधर देखिए, आप इधर देखो, इधर इधर इधर, फिर से बैंक ऑब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने लोन किसको दिया? प्रोमोटर को दिया। प्रोमोटर को दिया 5 साल के लिए, और प्रोमोटर ने आगे दे दिया किसको? कंपनी को, और दे दिया 7 साल के लिए। तो ये गलत हुआ ना? तो सुनिए, इस 7 साल में से 5 साल ये दोनों मैच कर रहा है, तब तक तो ये एग्जेम्प्टेड है, तब तक तो क्या है ये? एग्जेम्प्टेड। लेकिन +2 ईयर्स जो आगे बढ़ गया है, यहां पे ये मान लिया जाएगा डिपॉजिट। अब समझ में आया? तो ये एग्जेम्पशन तभी तक है जब तक कि बैंक का रीपेमेंट पीरियड बचा हुआ है। बैंक का रीपेमेंट पीरियड आगे बढ़ा, क्योंकि जान नहीं लो, यहां बैंक का नुकसान हो सकता है। जानते हो कैसे नुकसान हो सकता है? जैसे तुमने कंपनी को दिया 7 साल के लिए, तो कंपनी तो 7 साल के बाद लौटाएगी प्रमोटर को, पर प्रमोटर को तो 5 ही साल में लौटाना है, तो प्रमोटर कहां लौटा पाएगा बैंक को? नहीं समझ में आया। लेकिन अगर ये 5-5 ही होता तो, या यहां 5 वहां 4 होता तो और अच्छा था, कंपनी पहले वापस कर देती और प्रमोटर अपना 1 साल और रख के उसको वापस कर देता। तो यहां किसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा रहा है? बैंक। तो याद रखना, 5 ही साल तक एग्जेम्प्टेड है, 5 साल के बाद वो एग्जेम्प्टेड नहीं। मतलब इनडायरेक्टली कंपनी पर प्रेशर बनाया जा रहा है प्रमोटर पे कि कंपनी से तुम पैसा वापस ले लो जल्दी से, मतलब तुम कंपनी से पैसा लेके बैंक को वापस करो, ऐसा प्रेशर बनाया जा रहा है। और इनडायरेक्टली कंपनी को ही तंग किया जा रहा है कि अगर तुमने प्रमोटर का पैसा रखा है, और प्रमोटर को पैसा किसको लौटाना है? बैंक को। अगर तुमने बैंक को लौटाने के लिए पैसा उनको नहीं दिया, तो तुम्हारे पास जो पैसा है फिर वो लोन फ्रॉम प्रमोटर ना माना के नॉर्मल माना जाएगा, और नॉर्मल का मतलब वो फिर क्या माना जाएगा? डिपॉजिट।
बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन समझ में आ गए तुम लोग को? कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3। हाँ हाँ एकदम जरूर। फर्स्ट वाला ये है कि बैंक ने प्रमोटर को लोन दिया, लोन देते समय उसने लगाया बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन। इसी टर्म्स एंड कंडीशन पे प्रमोटर ने आगे लोन दिया किसको? कंपनी को। जैसे बैंक ने बोला था हम तुम्हें 5 करोड़ का लोन दे रहे हैं, तुम अपने कंपनी को सिर्फ 3 करोड़ का लोन दे सकते हो, तो 3 ही का दिया। चलिए हटाऊं क्या? जल्दी जल्दी करो। अब बच्चे बोले कि आवाज सही हो गई है, यहां भी आवाज सही हो गई क्या? ये क्या मतलब है यार? मुझे लग रहा है ये बैटरी घटिया आ गया है। अभी कुछ देर पहले मैंने चेंज किया है, ये मुझे लग रहा है डुप्लीकेट आ गया। ये तुरंत फिर रेट में आ गया। इतना जल्दी जल्दी बैटरी खत्म होगा तो मेरा बैटरी खत्म हो जाएगा। चलिए हटाऊं? क्या समझ में आया? 1 2 3 करो ना, पहले 1 लिखो, फिर 2 लिखो, फिर 3 लिखो। सिंपल। अरे भाई 1 वाला रेड में चल रहा है, 2 वाला तुम्हारा कौन सा कलर है? पिंक। और 3 वाला ब्लू में चल रहा है। अब इससे ज्यादा क्या खून से थोड़ी लिखूंगा। पहले 1 लिखोगे तुम, फिर 2 लिखोगे, फिर 3 लिखो, सिंपल। बैंक ऑब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, B/FI। नॉट अ बोरोड फंड फ्रॉम पब्लिक। देखो तुम लोग उसको लिखो पूरा, जो समझ में ना आए उसको रख देना ब्लैंक। मैं एक बार लास्ट में बोलूंगा तो कर देना फिल इन द ब्लैंक, ठीक है? फैन बंद ही कर दो ना, छोड़ दो, फैन बंद कर दो। अब उसके हिसाब से चलोगे कि यहां रोको, इधर पकड़ो, उधर छोड़ो, ऐसे में तो मालूम चला फिर हो गया। वो सब तो खेल करता बच्चा सब। हाँ हाँ हवा लाओ, नहीं नहीं ले जाओ, हाँ आने दो, हवा आने दो। ओह नहीं, बाल उड़ा दी। अरे वैसे थोड़ी होगा। जहां बच्चा कुछ बोले बंद कर दो डायरेक्ट, ठीक है ना? टेंशन ही मुक्त, ना रहेगा बांस, ना बजोगी बांस। चलिए हटाऊं? नॉट अ बोरोड फंड पब्लिक मीन्स क्या? पब्लिक से बोरो करके उसने कंपनी को दिया हो, ऐसा होना नहीं चाहिए। वो प्रमोटर का या तो खुद का पैसा होना चाहिए, या बहुत होगा तो अपने रिलेटिव से लेके उसने कंपनी को वो पैसा दिया हो, ठीक है? और अगर वो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेके दिया है तो ये एग्जेम्पशन तभी तक है जब तक बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पैसा वापस ना हो जाए। एक बार उनको पैसा वापस हो गया, यहां जैसे 5 साल में वापस हो गया होगा, तो छठे साल से अगर कंपनी ने फिर भी वो पैसा रखा हुआ है तो अब वो एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट माना नहीं जाएगा, वो डिपॉजिट अब माना जाएगा। तो इससे अच्छा ये होता कि प्रोमोटर कंपनी को भी 5 साल या 5 साल से कम के लिए ही पैसा देता, 5 साल से ज्यादा के लिए वो देता नहीं। बस अभी कुछ ही देर में वो 18 बच्चे खड़े होंगे, क्रांतिकारी पुरुष और महिला। क्या चीज? कंपनी पे, प्रोमोटर पे क्यों लगेंगे? एक्सेप्शन में क्या?
अभी तो कितना 3 बार बोल चुका हूं मैं। देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने प्रमोटर को लोन दिया कितने साल के लिए? 5। लेकिन प्रमोटर से गलती क्या हो गई? प्रमोटर ने वो लोन आगे बढ़ा दिया कंपनी को कितने दिन के लिए? 7। तो याद रखना, तो शुरुआत के 5 साल तो कंपनी के लिए वो एग्जम्प्टेड है, लेकिन 5 साल के बाद वो कंपनी के लिए एग्जम्प्टेड नहीं है। आइडिया बिहाइंड दिस इज कि प्रमोटर को उतने ही दिन के लिए आगे लोन देना चाहिए जितने दिन के लिए उसको मिला था। उसको मिला था 5 साल के लिए, तो उसको 5 साल या 5 साल से कम के लिए देना चाहिए था, 5 साल से ज्यादा के लिए देना नहीं चाहिए था। चलिए मैं हटा रहा हूं। अब एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो भी मैं दिखाऊंगा। क्या सेकंड वाला? क्या ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो गया तो वो जो लोन प्रोमोटर ने दिया है कंपनी को वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। हाँ, अगर तीनों में से कुछ भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो फिर वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा। रुक जाओ, शांत हो जाओ, उसकी आवाज नहीं आ रही है। क्या? पांच साल के बाद प्रमोटर को बैंक को पैसा वापस करना पड़ेगा। और कंपनी दे जाती है तो फिर कंपनी के पास कोई पैसा रहा ही नहीं, तो फिर बात ही क्यों कर रहे हैं हम डिपॉजिट का? देखो इसने क्या पूछा, सुनो। इसने पूछा कि सर 7 साल के लिए लोन दिया गया, लेकिन कंपनी ने मान लो 40 साल में वापस कर दिया, तो जब कंपनी के पास पैसा है ही नहीं तो क्यों पूछ रहे हो उससे कि डिपॉजिट मानोगे कि नहीं मानोगे? नहीं, डिपॉजिट होने के लिए पहले बोरिंग होना चाहिए ना, तो बोरिंग रहा कहां? अरे कंपनी ने लौटा दिया प्रमोटर को 40 साल में, तो कंपनी के पास तो बोरोड फंड है ही नहीं अब। बस चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लो आगे, एकदम शांत हो जाओ, इधर देखो। एम्प्लॉय सिक्योरिटी डिपॉजिट। बहुत बार क्या होता है, कुछ जॉब ऐसे होते हैं जहां पे एम्प्लॉय से कुछ पैसा रखवा लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी, कि अगर तुम बीच में कहीं भागे तो ये पैसा तुम्हारा हम कन्फिस्केट कर लेंगे, फॉरफिट कर लेंगे। तो याद रखना वो पैसा भी कंपनी के पास जो आया वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, प्रोवाइडेड ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो। पहला, आप किसी भी एम्प्लॉय का बहुत खींचोगे तो कितना पैसा रख सकते हो? एनुअल सैलरी तक। अच्छा, एनुअल सैलरी मान लो किसी का बनता है 4 लाख, तो 4 लाख तक वो एग्जेम्प्टेड है, लेकिन 4 लाख से ज्यादा रख रहे हो तो ये ठीक नहीं है। उसके बाद आप उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं दे रहे हो। अगर आप उसके ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हैं तो इसका मतलब आपने तो लोन के फॉर्म में ले रखा है। नहीं समझे आप? 2 कंडीशन है, बोलो तो कौन कौन कंडीशन? पहला बोलो, एनुअल सैलरी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एनुअल मतलब साल भर का। और दूसरा, कंपनी उसके ऊपर इंटरेस्ट ना दे रही हो, क्योंकि अगर कंपनी उसके ऊपर इंटरेस्ट देगी तो वो फिर एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी ना होके लोन जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो कंपनी ने बस सिक्योरिटी के नाम पे रख लिया है कि चलो मान लो एक आदमी है उसका 4 लाख सैलरी बनता है साल भर का, तो 4 लाख रख लिया, आप बदमाशी करोगे तो 4 लाख हम क्या कर लेंगे? प्रॉफिट। अब जानते हैं बहुत सारे कंपनी में, कंपनी छोड़िए, अभी तो तुम लोग जॉब वाले लाइफ में गए नहीं हो। जॉब वाले लाइफ में देखो हर चीज की अच्छाइयां भी हैं और बुराइयां भी। अब मैं कोचिंग है, मेरा फर्म है, तो मैं खुद का बॉस हूं, लेकिन उसके फिर 100 नेगेटिव भी है, सारा टेंशन मुझे झेलना पड़ता। नौकरी में करता होता तो बस अपने डिपार्टमेंट तक रहता, लेकिन अगर एम्प्लॉयर गलत मिल गया जिंदगी खराब हो जाएगी तुम्हारी। बहुत लोग बीमार पड़ जाते हैं, ऐसे ऐसे एम्प्लॉयर मिल जाते हैं। अब जैसे यहीं पे होता है, अब एक साल का तुम रख लिए, अब तुम्हारे घर में इमरजेंसी आ गई, तुम एकाएक नौकरी छोड़ना चाहते हो 2 दिन के बाद, नहीं छोड़ोगे तो 4 लाख गए, क्योंकि आपको 2 महीने का पहले नोटिस देना पड़ता है। ये सुना हो, ये सब बॉन्ड भरवा लिया जाता है कि आप जब भी कंपनी छोड़ेंगे तो 2 महीने का। अरे आपको मालूम नहीं है, दुनिया में चीजें ऊपर से बहुत अच्छी लगती हैं। ये लोग जो गल्फ कंट्री जाते हैं, लोग सुना होगा, सुना है गल्फ कंट्री लोग जाते हैं, मुस्लिम फैमिली से ज्यादातर आपने देखा होगा जाते हैं वहां पे गल्फ कंट्री जो जाते हैं। जैसे कहाँ बताओ, कुछ कंट्री का नाम, सऊदी अरब, यहाँ वहाँ, उन लोग को नौकरी मिलती है। सब हम लोग को क्या लगता है, देखिए मैं एक मेरे पड़ोसी से मैंने पूछा कि क्या बात है, अब तो तुम उधर खूब पैसा आ रहा हो वहां से, कहाँ सर, वहां के लोग समझदार हो गए हम लोग, वहां ने इंडियन रुपीज को कन्वर्ट करके उस हिसाब से पैसा देते कि हम यहाँ ज्यादा अमीर न हो जाए। पहले ऐसा नहीं था, पहले लोग नहीं समझते थे। रियाल वाल होता है वहां पे, सर रियाल क्या कहते हैं, रियाल, तो वहां का रियाल यहाँ का ज्यादा पैसा होता है। जैसे वहां का 1 रियाल यहाँ का कुछ 20-25 रुपए ऐसे कुछ होता है। कितना होता है? 20।
तो वहां का 1 रियाल यहाँ का 20 रुपया। तो वहां पे पहले उन लोगों को मिल जाता था मान लो 10,000 भी, तो यहाँ का बहुत ज्यादा बन जाता था, वो 10,000 इंटू 20 में कितना हो गया 2 लाख। लेकिन उन लोगों को पता चल गया ये बात, तो वो लोग क्या कर रहा है उसी हिसाब से दे रहा है। दूसरा क्या है, वो लोग ऐसा बॉन्ड भरवाता है, इतना इनह्यूमन लाइफ है ना वहां, आप सोच नहीं सकते हैं। इनह्यूमन मतलब मेरे पड़ोसी के पिताजी का डेथ हो गया और उस समय गया ही गया था वो, उसको आने नहीं दिया, कंपनी वाला नहीं आने दिया उसको, क्योंकि वहां का रूल है कि एक बार आप जाओगे तो 3 साल तक के बाद ही छुट्टी देते हैं, नहीं आने दिया उसको, आप सोच लीजिए। तो दुनिया में चीजें ऊपर ऊपर लगती हैं। जैसे यहाँ पे भी आपका एनुअल सैलरी मतलब साल भर का पैसा तक वो रख लेते हैं, है ना, किस नाम पे, सिक्योरिटी डिपॉजिट। और अगर आप उनके टर्म्स एंड कंडीशन को नहीं मानोगे तो वो आपका पैसा फॉरफिट कर ले। और याद रखना ये पैसा कंपनी के पास होगा पर वो तब तक एग्जेम्प्टेड रहेगा। बोलो 2 कंडीशन, पहला बोलो एनुअल सैलरी से ज्यादा होना नहीं चाहिए, दूसरा उस पर कंपनी इंटरेस्ट नहीं दे रही हो, क्योंकि कंपनी अगर इंटरेस्ट दे रही है तो ऐसा माना जाएगा जैसे इसने एम्प्लॉय से क्या ले लिया लोग। चलिए ट्रस्ट, अच्छा कंपनी जो पैसा रखती है ट्रस्ट में, क्या वो कंपनी का खुद का पैसा होता है या बेनिफिशियरी का होता है? तो फिर यार उसको तो नहीं मानना चाहिए डिपॉजिट। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? तो ब्रैकेट में लिख लो, these funds are not of company, these funds are not of, these funds are not of company, these funds are not of company, these are for the benefit of beneficiaries, these are for the benefit of beneficiaries। समझा ना? ट्रस्ट बताया था तुम लोग डिबेंचर पढ़ाते वक्त, these are for the benefit of beneficiary। तो ये कंपनी तो इस पैसे को यूज नहीं कर सकती, ये पैसा तो किसके लिए होता है, बेनिफिशियरीज के लिए होता है। तो फिर कंपनी का पैसा थोड़ी है जो तुम उसको डिपॉजिट मान लो, कंपनी तो यूज ही नहीं कर सकती अगर मान लो आप। आगे बढ़े, जैसे याद होगा तुम लोग को डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, उसमें जो पैसा जाता है कंपनी यूज कर पाएगी कभी? वो किसके बेनिफिट के लिए होता है? डिबेंचर होल्डर के बेनिफिट के लिए। तब अगला ये पढ़ लो भाई अच्छे से तुम लोग, पूरा पढ़ो। D2H वाले बच्चे जवाब देते रहो, अब तो आवाज भी सही जा रही है। प्रोवाइजो छोड़ देना बस, और प्रोवाइजो को अलग करो तो ठीक है। प्रोवाइजो बाद में पढ़ेंगे, पहले जनरल रूल। जनरल रूल पढ़ लिया, चलिए इधर देखिए। हाँ जी सुनो, कभी कभी कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, कभी कभी कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसको हम ऑर्डर पे मंगवाते हैं, मालूम है आपको? जैसे आप दुकान वाले के पास जाएंगे और दुकान वाला बोलेगा नहीं नहीं आपने तो ऐसा कुछ मतलब अजीब सा प्रोडक्ट मंगवा लिया जो जनरली बिकता नहीं है। जब वो ऐसा बोलता है हम लोग कितने खुश होते हैं कि हम बहुत स्पेशल हैं। इसका मतलब जैसे आप कुछ भी मांगो और वो बोले ये तो यहाँ नहीं बिकता है ज्यादा, आपने ना कुछ ज्यादा ही थोड़ा प्रीमियम चीज मांग लिया, मन हम प्रीमियम मांग रहे हैं इसका मतलब। तो वो कहता है कि आप एडवांस जमा कर दो, हम बाद में मंगवा देंगे। करते हैं ना ऐसा? तो जैसे मालूम चला फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा क्रांतिकारी कुछ गुड्स है, जैसे ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ये सब में ज्यादातर होता है वो कॉस्मेटिक, सब कॉस्मेटिक ब्रांड्स बहुत महंगे महंगे भी होते हैं, बहुत ही ज्यादा महंगे होते हैं। वो तो पता होगा तुम लोग को, वैलेंटाइन डे के आसपास खरीदते होगे तुम लोग, गिफ्ट देते होगे, है ना, या गिफ्ट मिला होगा, दोनों तरीके के लोग हैं यहाँ पे। तुमको क्यों मिलेगा? नो सर कर रहा है, ऊपर से कॉस्मेटिक लिपस्टिक चाहिए तुमको। तो मान लो ये गया, चलो इसी का एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो संस्कार गया दुकान पे, संस्कार देखो गया, नाम है संस्कार, देखो क्या चीज मांग रहा सो देखो। संस्कार गया दुकान पे, कहा कि भाई एक लिपस्टिक चाहिए और लिपस्टिक इस कंपनी का चाहिए, और लिपस्टिक ऐसा होना चाहिए जिसमें कि जिसको मैं दूंगा वो जब लगाए तो अपने आप ही रंग बदलता रहे, कभी रेड कभी ब्लू कभी काला कभी हरा कभी, हाँ वो ऐसा होता रहे। तो मैं चाहता हूं कि लाइफ में थोड़ा सा रंग भरा रहे हमारे, है ना। तो इसने ऐसा लिपस्टिक मांगा, तो दुकानदार ने बोला कि ठीक है आप एक काम कीजिए, वो ऐसा लिपस्टिक तो इजराइल में मिलता है,
तो इसराइल से मंगवाना पड़ेगा। कहां से मंगवाना पड़ेगा? इसराइल से। तो आप एक काम करो, आप जो है आप अपना पैसा यहां जमा कर दो, ठीक। तो इसने एडवांस जमा कर दिया। क्या जमा कर दिया? एडवांस। एडवांस के नाम पर इससे 5 लाख रुपए लिया गया उस लिपस्टिक के लिए। काफी अमीर है ये। तो 5 लाख रुपए दे दिया, और किस चीज के लिए दे रहा है उसके लिए तो ये अपना घर बेच देगा जो हालात है। तो बैगन टांग दे पे देना था इसको। कौन टांग दे? बैगन टांग दे नाम नहीं सुना है? वैलेंटाइन डे। अच्छा, इसने इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इसने 1 जनवरी 2022 को इसने एग्जैक्टली पैसा दिया। तो देखिए उसमें जरा लिखिएगा, लिखा 365 डेज में उसको डिलीवर कर देना दुकानदार को। लेकिन अगर 365 डेज में वो डिलीवर नहीं हुआ तो 365 डेज के बाद, ये तो मान लो ये क्या है, 365 डेज, 365 डेज के अंदर या तो आइदर प्रोडक्ट दे दिया होता तो काम ही खत्म है। लेकिन अगर प्रोडक्ट नहीं दिया तो उसको पैसा लौटाना चाहिए। लेकिन अगर कंपनी ने पैसा नहीं लौटाया तो 365 डेज के बाद यही पैसा क्या हो जाएगा? डिपॉजिट। समझ में आया कि नहीं? बात समझ में आ गया? तो बताइए, शुरू से ही डिपॉजिट रहेगा या 365 डेज के बाद? 365 डेज के बाद, है ना। अब कंपनी के रेस्पेक्ट में लोगे तो कंपनी रॉ मटेरियल मंगवाती है या रॉ मटेरियल के नाम पर किसी से पैसा ले लेती है। अब कंपनी है ना, तो याद रखिएगा इसका मतलब बिजनेस से जुड़ा हुआ पैसा है। क्या ये शेयर एप्लीकेशन मनी है ना? अरे शेयर एप्लीकेशन सब थोड़ी है ये कौन सा है? बिजनेस का पैसा। कंपनी प्रोडक्ट बेचती है, प्रोडक्ट के नाम पर किसी से क्या ले ली? एडवांस। और एडवांस लेके उसने प्रोडक्ट दिया नहीं, कितने दिन के बाद इंतजार करेगा? 365 डेज के बाद मान लिया जाएगा जैसे कंपनी ने उससे क्या ले लिया है? डिपॉजिट। और अगर डिपॉजिट लिया तो 73, 76 और रूल का कंप्लायंस क्यों नहीं हुआ? बाकी प्रोवाइजो एक है, प्रोवाइजो पढ़ लो बस। अच्छा, अगर डिस्प्यूट हो गया तो सुनो, अगर डिस्प्यूट हो गया 365 डेज वाले केस में डिस्प्यूट हो गया, केस चला गया कोर्ट में, तो भाई ये 365 डेज से काउंटिंग रुक जाएगी। क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। अब तो जब कोर्ट का फैसला आएगा तब देखा जाएगा। अब कोर्ट का फैसला आने में लग गया 4 साल, और 4 साल के बाद कोर्ट ने यह फैसला दिया कि कंपनी वॉज लाइबल टू प्रोवाइड द प्रोडक्ट। तो फिर वो मान लिया जाएगा कि भाई कंपनी को प्रोडक्ट देना था पर कंपनी ने नहीं दिया। तो कोर्ट के फैसला के बाद ही अब फिर से गिनती वापस शुरू होगी। और जब नया 365 डेज या वो गिनती होता आ रहा था, जैसे मामला गिनती 365 पर चल रहा है, 200 डेज पे ही केस हो गया। तो जहां केस हुआ, अब जब तक केस सॉल्व ना हो जाए ये गिनती हो जाएगी, रुक जाएगी, क्योंकि यहां डिस्प्यूट हो गया ना। अब डिस्प्यूट जब तक रिजॉल्व होगा नहीं तब तक वापस गिनती रिज्यूम होगी नहीं। जैसे कोर्ट का डिसीजन आ गया कि नहीं, कंपनी इज नॉट लाइबल टू प्रोवाइड एनीथिंग, तो फिर केस ही नहीं बन रहा, कुछ हुआ ही नहीं फिर। लेकिन अगर कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं कंपनी को प्रोडक्ट देना चाहिए, तो फिर देना चाहिए, तो दिया क्यों नहीं भाई? तो 200 दिन इधर गिना जा चुका है, और कितना दिन? 165। तो ऐसे चलेगा कि मतलब फिर गिनती रुक जाएगी। गिनती क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। चलिए अगला, चिट फंड कंपनी। याद रखिएगा इनका अलग एक्ट है। क्या नाम है? चिट फंड्स एक्ट 1982। वहां से चलते हैं, उसके ऊपर कंपनीज एक्ट लगेगा नहीं। अगला, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। ये सेबी के लॉ से चलते हैं। किसके लॉ से चलते हैं? सेबी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम रेगुलेशन है ना। मॉड्यूल 2 में सिक्योरिटी लॉ में चैप्टर का नाम है। चलिए अब आ जाओ, अमाउंट एक्सेप्टेड बाय स्टार्टअप कंपनी। सबसे पहले स्टार्टअप कौन होते हैं? देखो तो जल्दी देखिए स्टार्टअप कौन है। स्टार्टअप एक प्राइवेट कंपनी होती है। क्या होती है? प्राइवेट कंपनी। DIPP मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का एक नोटिफिकेशन है। उस नोटिफिकेशन में जो जो कंपनीज आएंगी वो सब क्या मानी जाएंगी? स्टार्टअप। ठीक है। तो स्टार्टअप कंपनीज को बहुत सारे एग्जेम्पशन है कंपनी लॉ के अंदर, तो वही लिखा। एग्जेम्प्टेड तब है जब ये सब कंडीशन सेटिस्फाइड हो। पूरा पढ़ो। सबसे पहले कितना पैसा
25 लाख रुपीस और मोर। तो याद रखना एग्जाम तभी होगा जब पैसा कितना है 25 लाख या उससे ज्यादा। किसने लिया पैसा ये, कैसे लिया भाई? तो मार्केट में क्या बेचा था? कन्वर्टेबल नोट। नाम से लग रहा है ये आज नकल किस में कन्वर्ट होगा? शेयर्स में, प्रोवाइडेड ये शेयर्स में 10 साल के अंदर ही कन्वर्ट हो जाना। उसी से मैच कर लिया तुम्हारे डिबेंचर वाले से। लेकिन अगर 10 ईयर के बाद अगर कन्वर्ट हो रहा है तो फिर ये एग्जेम्प्टेड नहीं है। एग्जेम्प्टेड तभी है जब ये सब कंडीशन है। तो पहला कंडीशन ये है कि स्टार्टअप ने लिया, दूसरा कंडीशन ये है कितना पैसा लिया 25 लाख या उससे ज्यादा, तीसरा कैसे रेज किया कन्वर्टेबल नोट, और वो कन्वर्टेबल हो जाना चाहिए 10 साल में, है ना, इन अ सिंगल ट्रांच फ्रॉम अ पर्सन। सिंगल ट्रांच मतलब एक झटके में, है ना। अच्छा सब जोड़ जाड़ के 25 लाख या एक बार में 25 लाख? अच्छा 24 लाख लिया है तो वो एग्जेम्प्टेड नहीं है। लेकिन 25 लाख, अच्छा 26 लाख लिया तो एग्जेम्प्टेड है, प्रोवाइडेड और भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो। वो जो 26 लाख है वो 10 साल के अंदर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 26 लाख के शेयर्स में। किसने? 26 लाख के शेयर्स में। तो जल्दी जल्दी बोलो, नंबर 4 और ये नंबर 5। अच्छा दो लोगों से 13 लाख लिया, तो 13 दूना 26 हुआ, पर दो लोगों से ले लिया ना। सिंगल ट्रांच का मतलब एक झटके में एक आदमी से कितना पैसा मिला हो 25 लाख या उससे ज्यादा। तो बोलते जाओ कंडीशन बोलो। स्टार्टअप कंपनी ने लिया, कितना लिया 25 लाख या उससे ज्यादा लिया। कैसे लिया? कन्वर्टेबल नोट इशू करके लिया। वो कन्वर्टेबल नोट कन्वर्ट हो जाना चाहिए शेयर्स में कितने दिन में? 10 साल तक में, है ना, 10 साल तक में। और ये जो पैसा लिया गया ये एक झटके में लिया गया। ये 1 2 3 4 5 तुमने अभी लिखा तो नहीं है? लिख लिया, क्योंकि अगर उससे जोड़ के मैं लिखता तो अच्छा रहता। चलो मैं फिर से लिख देता हूं, तो देख लेना तुम। किसने पैसा लिया भाई? कितना पैसा लिया? ये पैसा एक ही झटके में लिया, एक आदमी से लिया। ऐसे पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा। 1 2 3, है ना, 1 2 3। कैसे लिया? और ये नोट कितने दिन में कन्वर्ट हो जाना चाहिए? अब समझ में आ गया? अब 1 2 3 4 5 पर हो तो तरीके से। स्टार्टअप ने लिया, कितना पैसा लिया 25 लाख और मोर। किससे लिया? एक आदमी से लिया, एक झटके में लिया। कैसे लिया? कन्वर्टेबल नोट इशू करके लिया। कन्वर्टेबल नोट कन्वर्ट हो जाना चाहिए शेयर्स में कितने दिन में? ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए भाई, उसके बाद बाकी स्टार्टअप के ऊपर एक चैप्टर भी है तुम्हारा एसबीसी में, तो वो पढ़ाना मेरा भी बाकी है। जब मैं पढ़ाऊंगा तो समझ में। स्टार्टअप का डेफिनेशन ये लोग बदलते रहते हैं, ठीक है। खैर मुझे स्टार्टअप के डेफिनेशन से अभी थोड़ी मतलब है, मुझे तो ये मतलब कि स्टार्टअप ने लिया। अब स्टार्टअप का डेफिनेशन उधर देखें। आइए, एआईएफ भी चलता है सेबी से, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। पहले इसका नाम होता था वेंचर कैपिटल फंड। लिख दो आप लिख करके वीसीएफ, वेंचर कैपिटल फंड। ये भी एक चैप्टर है तुम्हारा उधर, है ना, वहां एक चैप्टर है, छोड़ दीजिए, मॉडल सेकंड में पढ़ेंगे आप। वेंचर कैपिटल फंड, है ना, म्यूचुअल फंड, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, सीआईएफ, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, ये सब बहुत सारा चैप्टर है वहां, है ना। वो सब कहाँ है? मॉडल सेकंड। जब वो सेबी से चल रहे हैं तो यहाँ ये सेक्शन लगाना ठीक नहीं। तो सब मिला के 18 है। अब इस 18 को जल्दी से रिवाइज कीजिए, मैं पूछूंगा उसके बाद ही कुछ होगा। मतलब अभी लंच का टाइम होने पर है, तो लंच में मैं 18 बच्चों को खाऊंगा अभी।